हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वथनांक, हिमांक के बारे में, ऊर्ध्वपातन के बारे में। ठीक है बेटे, तो वहाँ हमने बताया था द्रव्य की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में किस प्रकार से क्या परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है बेटे, तो इसमें बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है आपके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने में, तो मैं बाकी से टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें मेरा जो टॉपिक होगा तो वो बेटा मेरा होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? तो वाष्पीकरण को जानने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आपने सबने देखा होगा कि आप छत पर जब कभी क्या करते हो, पानी रख देते हो। पानी रखने के बाद क्या देखा है आपने कि पानी रखा रखाया क्या हो जाता है बेटे, गायब हो जाता है। उसमें से कुछ पानी कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है? तो आप लोग सोचते होंगे कि जी भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है बेटा, भाप बन के उड़ने के लिए मैंने कहा आपसे, क्या आपके आसपास का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ क्या? कभी आपने देखा है? नहीं बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से ऊपर नहीं जाता होगा। और 40 से ऊपर जाने का मतलब यही होता है कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तभी भाप बनेगी। लेकिन बेटे भाप बनने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तो हुआ ही नहीं। तो आपके छत पर जो पात्र के अंदर बेटे पानी रखा है तो वो कहाँ गया? ठीक है, कभी आपने गैस किया है या आपके आसपास कोई तालाब हो तो आप देखते हैं कि उस तालाब में क्या होता है, पानी आप देखते हैं गर्मी के मौसम में क्या होने लगता है, पानी कम होने लगता है। तो पानी कहाँ गया? या आपने देखा है कि जब कपड़े धोकर आप सुखा देते हैं तो क्या आपने देखा है कपड़े सूख जाते हैं तो उसके अंदर जो पानी था वो कहाँ गया? तो बेटे ये सब जो पानी गायब हो रहा है, इसके होने का कारण होता है बेटे वाष्पीकरण। क्या होता है बेटे? वाष्पीकरण। तो ध्यान रखना कि वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जहाँ भी पानी गायब हो रहा है तो वो भाप बनकर नहीं हो रहा है, वाष्प बनकर गायब हो रहा है। ठीक है बेटे, तो वाष्प कब बनती है? ध्यान रखना, जब कोई द्रव किस में बदल जाता है भैया, वाष्प अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को मैं वाष्पीकरण बोलूँगा। और वाष्प अवस्था में कैसे बदलता है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है बेटे, ज़रा ध्यान देंगे। मेरे पास ये एक पात्र है और मैं कहना चाहता हूँ ये पात्र के अंदर क्या है बेटे, मेरे द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बेटा, क्या है भाई? ये द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने इसको पात्र को फुल भरा है यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या बताना है आपको? ध्यान रखना, वही मैं रियलिटी बताऊंगा कि मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाते हैं, वाष्प में कैसे बदल जाते हैं। बेटे जब होता क्या है, मैंने पानी को किसके अंदर मतलब जो भी द्रव है उसको किसके अंदर भरा है? मैंने पात्र के अंदर भरा है। तो मैं एग्जाम्पल तो जल का ही ले रहा हूँ। तो बेटे मैं क्या देखता हूँ कि जल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें पता है क्या इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो मॉलिक्यूल्स स्थिर तो होते ही नहीं, इधर उधर क्या करते रहते हैं भैया, बहुत तेजी से गति करते रहते हैं। जब मॉलिक्यूल क्या करते रहेंगे, पात्र के अंदर गति करते रहेंगे, तो मेरे बेटे कुछ मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसके सरफेस को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? इसके सरफेस को छोड़ देते हैं। किसके? वाटर के सरफेस को क्या कर देते हैं बेटे? छोड़ देते हैं। जब वाटर के सरफेस को छोड़ेंगे तो छोड़ने के कारण वही मॉलिक्यूल्स मेरे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बेटे क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, वो क्या करते हैं, इसके सरफेस को छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद वही किस में बदल जाते हैं बेटे? वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है बेटे, तो इसी के कारण क्या होता है, मैंने कहा छत पर रखा जो पानी है उस पानी के अंदर से जिन मॉलिक्यूल्स की, पानी के जिन मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, वो क्या करते हैं, पानी की सतह को छोड़ देते हैं। और छोड़कर कहाँ चले जाते हैं भैया? एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं वाष्प बन के। यही क्रिया क्या कहलाती है मेरी बेटे? वाष्पीकरण कहलाती है। तो वाष्पीकरण का इफेक्ट किस किस चीज़ पर पड़ता है? वाष्पीकरण बताओ, वाष्पीकरण का इफेक्ट कैसे? अगर मान लो हमारे किसी भी पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है, सतह बड़ी होती है, तो उससे वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होता है। कैसे जाना? देखो भाई, आप लोगों ने कपड़े को धोया है और धोकर क्या किया है, कपड़े को आपने सुखाना है। और कपड़े को सुखाना है तो सुखाते समय आप क्या करेंगे, कपड़े को सुखाने की जगह ऐसे गुंड मुंडली बनाओ और तार पे डाल दो। ठीक है बेटे, जल्दी सूख जाएगा क्या? नहीं भाई, टाइम लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि कपड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपने बहुत छोटा कर दिया है, और छोटा करने के कारण वाष्पीकरण की दर घट गई है। ठीक है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतनी वाष्पीकरण की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि जो वाष्पीकरण की दर होती है वो किस पर बढ़ती है? मान लो सपोज करो हम लोगों ने क्या किया है, हमारे आसपास क्या है, हमने कपड़ों को सुखाना है और सुखाने के बाद क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है बेटे? आर्द्रता है।
आर्द्रता का मतलब होता है वायु में जो नमी होती है बेटे। तो वायु में जो नमी होती है, नमी क्या होती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प को ही हम क्या कहते हैं बेटे, आर्द्रता कहते हैं। अगर हमारे आसपास, जैसे कि मान लो सपोज करो अभी का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, ठीक है बेटा, जैसे कि अभी बरसात चल रही है 2-4 दिन से, आप लोग देख रहे हैं कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्या? नहीं बेटे, देरी से सूखते हैं। कारण क्या है, हमारे जो चारों तरफ क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है बेटे, नमी है। वातावरण में जो नमी है, उस नमी के कारण क्या होता है कि नमी जब हमारे वातावरण में है तो उस नमी से क्या हो गया है कि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी बेटे, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्द्रता जो है, आर्द्रता के कारण क्या है, जो वाष्पीकरण की दर है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के लिए उतनी ही क्या नहीं मिल रही है, पावर नहीं मिल रही है। ठीक है बेटा। दूसरी बात अगर मैं करता हूं कि दूसरी बात क्या है बेटे, अगर मान लो सपोज करो टेम्परेचर ज्यादा है, क्या है बेटे, टेम्परेचर ज्यादा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ताप अधिक है, तो ताप अधिक होने पर भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरे किसके बेटे, जलवाष्प के मॉलिक्यूल्स में क्या होगी भैया, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटे, बढ़ जाएगी। अगर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ताप बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो बेटे वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। एक बात और भी ध्यान रखना, आपने देखा होगा बेटे, अगर आप लोग किसान हैं या आपके आसपास खेत रहते हैं तो आपने देखा है जब हवाएं तेज चलती हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी जो जमीन होती है, भूमि, तो वो क्या करती है, बहुत जल्दी पानी मांगती है, जल्दी शुष्क दिखाई देने लगती है। ठीक है बेटा। या फिर हमने देखा है कि जब तेज हवाएं चलती हैं और हम कपड़ों को सुखा देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। तो बेटे उसका कारण क्या है कि वायु जब तेज चलते हैं तो तेज चलने पर जलवाष्प के मॉलिक्यूल्स को उड़ाकर दूर ले जाती हैं, और जिसके कारण भैया वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है बेटे, बढ़ जाती है। समझ में आती बेटे? तो चलो ध्यान देते हैं जरा एक मिनट, मैंने यहाँ पर इसको नोट किया है। वाष्पीकरण, क्या बेटे, वाष्पीकरण, तो क्वथनांक से कम ताप पर, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, क्योंकि क्वथनांक पर क्या बनती है, भाप बनती है। क्या बनती है बेटे, भाप बनती है। तो कह रहा है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटे, वाष्पीकरण कहते हैं। मैंने बताया आपको, और ये भी बात ध्यान रखेंगे, जिन मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी वही क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ देंगे, सतह को छोड़ देंगे, और सतह को छोड़ेंगे तो किसमें बदल जाएंगे बेटे, वाष्प में बदल जाएंगे। ठीक है बेटे, भाप नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं बेटे, मैंने बताया पहला कारक क्या है, अगर सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, वो तो मैंने अभी कपड़े का उदाहरण लेकर बताया आपको सुखाने का। दूसरी बात की कह रहा है ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है बेटे, बढ़ती है, तो इसीलिए वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है बेटे, बढ़ती है। नेक्स्ट कह रहा है जब वायु में आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घटती है। ये बात ध्यान रखना, प्रभावित कर रही है ना। तो बेटे मैं यहाँ पर स्पेशल नोट करके लाया हूँ, वायु में उपस्थित जलवाष्प क्या कहलाती है बेटे, आर्द्रता कहलाती है। ठीक है बेटा। अगर आपको डेफिनेशन की जरूरत पड़े तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, हमारी आर्द्रता की। ठीक है बेटा। उसके बाद चलते हैं हम, वायु तेज होने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। मैंने बताया था ना, जब हवाएं तेज चलती हैं तो जलवाष्प के मॉलिक्यूल्स को क्या करती हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, इसीलिए क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक बेटे क्या आता है, ये कहता है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे पैदा होती है, या वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती क्या है। तो बेटे होता क्या है, जब वाष्पीकरण होता है तो समझना ध्यान से, मान लो मेरा ये पात्र है, ठीक है बेटा, इस पात्र के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है बेटे, मॉलिक्यूल्स हैं। अब जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी तो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी कहां से ली थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर, गतिज ऊर्जा बढ़ने पर क्या करेंगे, ये ऊष्मा हो सकता है पात्र से लें। अब पात्र से लें तो पात्र में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे किसी न किसी की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है बेटे। अगर कम हुई है तो जो मॉलिक्यूल्स चले गए वो तो चले गए भैया, नहीं क्या हम पकड़ के ला सकते हैं क्या, नहीं बेटे, वो जो चले गए, बट ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आसपास के वातावरण से क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे बेटे, एब्जॉर्ब, मतलब अब जो आसपास का वातावरण है उससे ऊष्मा या ऊर्जा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। अब जैसे ही ये बेटे अवशोषित करेंगे तो अवशोषित करने के कारण इनके आसपास के क्षेत्र में क्या पैदा हो जाएगी बेटे, शीतलता पैदा हो जाएगी। ठीक है ना। तो शीतलता पैदा होने का मतलब आपने देखा होगा क्या होता है, आप किसी नदी के किनारे जाते हैं या किसी
नहर के किनारे जाते हैं, बम्बे के किनारे जाते हैं, तो वहां पर हमें ठंडक फील होती है। क्यों होती है? इसी के कारण आस पड़ोस में हमें थोड़ी ठंडी सी फील होती है, जबकि उससे दूर हटने पर थोड़ी हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है थोड़ा सा। तो ध्यान रखना ये कुछ ऐसा ही होता है। या फिर किसी तालाब के आसपास आप जाते हैं, ठीक है बेटा, उसका एक रीजन और भी होता है, लेकिन उससे आप आगे जानेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिखा है वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से क्या करते हैं बेटे? ऊर्जा को या ऊर्जा का अवशोषण क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, या अवशोषण होने के कारण क्या होता है बेटे? शीतलता आती है। ध्यान रखना। ये पॉइंट सबका क्लियर हुआ? चलो अब मैं बताना चाहता हूं कि शीतलता हमें कहां कहां देखने के लिए मिलती है। तो जरा बेटे इधर ध्यान देंगे। उसको समझने से पहले मैं एक पहला एग्जाम्पल लाता हूं फिर से आपके सामने। बेटे आपने शीतलता का उदाहरण पता है कहां देखा है? मान लो सपोज करो आपके घर पर ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे आपने, हाँ, जो घर पर मम्मी या सिस्टर वगैरह वो लगाती है बेटे, नैन पॉलिश बोलते हैं, है ना। तो वो कभी कभी क्या करती हैं? नैन पॉलिश को क्या करती हैं? हटाती हैं। हो सकता है कि आज डिजाइन बदलना है, दूसरे डिजाइन की लानी है, ठीक है बेटे, या उन्हें पार्टी में जाना है तो डिजाइन बदलना है, तो वो क्या करती है? नैन पॉलिश पहली वाली को क्या करती है? वहां से क्रैश करती हैं, हटाती हैं। तो हटाने के लिए उनके पास एक लिक्विड होता है बेटे। क्या होता है? एक लिक्विड होता है। तो उस लिक्विड को आप कभी हाथ पर डालकर देखना, ठीक है बेटा। और जैसे ही आप हाथ पर डालोगे तो हाथ पर डालने पर जिस क्षेत्र में आप डालोगे वहीं आपको ठंडा फील होगा। तो ठंडा फील होने का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड होता है उसका जब वाष्पीकरण होता है तो आपके हाथ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसका क्या हो जाता है बेटे? वाष्पीकरण हो जाता है। और वाष्पीकरण होने के कारण क्या होती है? हमें वहां पर शीतलता फील होती है। समझ में आती बात? तो ये मैंने दिखाया यहाँ पर, नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को हथेली पर रखने पर शीतलता महसूस होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है? शीतलता महसूस होती है। एक बात और भी भाई, गर्मी के दिनों में क्या कहते हैं सब लोग कि गर्मी के दिनों में बेटे हमें क्या रेशमी कपड़े कम पहनने चाहिए, सूती कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए। बिल्कुल सब कहते हैं इस बात को, और ये बात भैया लॉजिकली भी है। क्यों? दरअसल क्या होता है बेटे, सूती कपड़े के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो पसीना बनता है उसको अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है? तीव्र होती है। और जब तीव्र होती है तो उससे क्या होता है? उसका वाष्पीकरण भी क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। और जब वाष्पीकरण तेजी से होगा तो क्या होगा भैया? हमारा शरीर कैसा होगा? ठंडा फील होगा। कैसा फील होगा बेटे? ठंडा फील होगा। तो देखो इसने मैंने दिखाया यहाँ पर, कपड़ों में जब जल का अवशोषण नहीं, गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि, चलो मैं इसे इंडिकेट कर देता हूं बेटे, ये पॉइंट अलग है हमारा, थोड़ा इंडिकेट कर दिया है, ये पॉइंट अलग है, ठीक है बेटा। तो गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़ों में जल का क्या होता है बेटे? अवशोषण अधिक होता है, जिससे पसीना इसमें अवशोषित होकर आसानी से वायुमंडल में क्या कर जाता है? आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी कैसी रहती है बेटे? ठंडी रहती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। आगे पॉइंट मैंने एक नोट पॉइंट दिखाया है यहाँ पर। नोट पॉइंट दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, चलिए ये मेरा पात्र है, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल मेरे लिए मत लेना, ये वाला पोर्शन इसका इधर का है, ये पोर्शन भी इसका इधर का है, ये इधर का, ठीक है बेटा। तो मैं कहता हूं मेरे पास एक पात्र है, मान लो ग्लास मान लिया मैंने, ठीक है बेटा। इसमें मैंने क्या किया है? कोल्ड वाटर ले लिया है। क्या ले लिया बेटे? कोल्ड वाटर ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं कोल्ड वाटर लेता हूं तो कोल्ड वाटर लेने के बाद मैं इसको मेज पर रख देता हूं, टेबल पर। रखने की थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूं? मेरे ग्लास के चारों तरफ बूंद बूंद दिखाई देती है। तो बेटे मैं आपसे पूछूं कि वो पानी कहां से आया? भाई गिलास चूरा है क्या? गिलास में छिद्र है क्या? गिलास में छोटे रंध्र हैं क्या जिनसे पानी बाहर आ गया? आप सोचो दिमाग से, तो पानी कहां से आता है? ये क्वेश्चन जरूर उठता होगा आपके दिमाग में, लॉजिकली बात जरूर आती होगी। तो बेटे ये पानी कहां से आता है वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। होता क्या है, इसके चारों तरफ का जो एनवायरमेंट होता है या एटमोस्फेयर होता है बेटे, उसमें क्या होती है, मैंने अभी कहा ना, हमारे आसपास रखे पानी से क्या होता रहता है? निम्न ताप पर भी क्या होता रहता है? वाष्पीकरण होता रहता है। तो वाष्पीकरण होने के कारण ही चारों तरफ वाष्प है। मेरे चारों तरफ भी वाष्प हो सकती है, जहां बैठे वहां भी वाष्प हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास क्या है? ये कोल्ड वाटर है। तो कोल्ड वाटर क्या करेगा? कोल्ड वाटर क्या करेगा? अपने आसपास के जो वाष्प के मॉलिक्यूल हैं उनकी ऊर्जा को क्या कर देगा भैया? कम कर देगा। क्या कर देगा? ऊर्जा को कम कर देगा। और जैसे ही वो ऊर्जा को कम करेगा तो वो वाष्प से सीधी किस में बदल जाएगी बेटे? द्रव में। और जैसे ही वो वाष्प से द्रव में बदलेगी और द्रव में बदलते ही क्या करेगी बेटे? बूंद बूंद के रूप में गिलास के चारों ओर दिखाई देने लगेगी। समझे क्या नहीं समझे?
पता चला बेटे, वो गिलास हमारा क्या, गिलास में छिद्र नहीं है जो आ गया है, ठीक है बेटा, जिसे पसेव कह देते हैं देसी भाषा में, ठीक है बेटा। तो वो वेपर जो आ जाती है हमारे गिलास के चारों तरफ क्या बन जाती है, द्रव बन जाती है। समझ में आता बेटे। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है बेटे, कम हो जाती है, जो जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। ठीक है बेटे, ये मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, क्या वाष्प और भाप एक ही चीज है? इतना सब पढ़ाने के बाद आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि बेटे वाष्प एवं भाप में क्या अंतर होता है। ठीक है बेटे, तो ये आपका भैया टॉपिक कंप्लीट हुआ, पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो आपके देखो भाई पाठनीति प्रश्नों के आंसर मैंने अधिकतर तुम्हारे जैसे पढ़ाया है बेटे उसी में दिए हैं। हर पाठनीति प्रश्न का आंसर आपको मेरे पढ़ाने में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का नहीं मिलता है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आपकी जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं हालांकि बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब पढ़ाने में ही दे चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ये चैप्टर पढ़ाया है और क्वेश्चन के आंसर नहीं बताए, तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको आज बता दूंगा चैप्टर नंबर 1 के। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाया करूं तो उनसे ही क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने की कोशिश किया करो। ठीक है बेटे, तो आप लोग इसे जरा कॉपी करो, तो मैं आपके क्वेश्चन के कुछ आंसर आपको समझाता हूं फिर। ठीक है बेटे, तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपको कुछ वैल्यू दी है और वो कह रहा है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। तो दो क्वेश्चन आपके ऐसे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। पहला कह रहा है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ठीक है बेटा, तो सेल्सियस में अगर परिवर्तित करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब काय में दिया है उसने, भैया केल्विन में दिया है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ए क्वेश्चन है मेरा कितना भैया, 300 केल्विन। कितना बेटे, 300 केल्विन, और इसको चेंज करना है किसमें बेटे, डिग्री सेल्सियस में। मैंने बता रखा है पहले भी आपको चेंज करके, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या करेंगे भैया, 300 केल्विन में से क्या करेंगे, -273 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे, 273 कर देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर 300 - 273। ठीक है बेटा, तो 10 में से 3 के बेटे 7 बचे, और इधर कितना बचा मेरा 9 में 7 गए 2 और 2, तो मेरा भैया कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना आ गया भैया, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 573 केल्विन। ठीक है बेटा, उसे खुद बदलेंगे बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित तापमानों को क्या में बदलना है बेटे, केल्विन में चेंज करना है। वैल्यू किसमें दी है हमारी, डिग्री सेल्सियस में। ए दिया है हमारा कितना भैया, ये फर्स्ट का ये था, दूसरे का ए है 25 डिग्री सेल्सियस, और चेंज करना है किसमें बेटे, केल्विन में। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है भैया, मुझे 273 क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो मेरा केल्विन बराबर कितना आ जाएगा बेटे, 5 3 8 7 298 केल्विन आ जाएगा बेटे। ये मेरा रूम टेम्परेचर होता है, अगर याद रखना कमरे का, तो आप इसे ही बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सोल्व किए बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कहता है निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखिए। नेफ्थलीन को रखा रहने पर यह समय के साथ कुछ ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही अदृश्य हो जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटे, जब वो कह रहा है कि ठोस पदार्थ को छोड़े बिना ही अदृश्य हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उद्रपातन है। तो सीधा क्वेश्चन का आंसर ये आता है, उद्रपातन हो जाता है और द्रवस्था में बदले बिना ही सीधे गैस अवस्था में बेटे बदल जाता है। पढ़ा रखा है ना मैंने, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठी हुई भी पहुंच जाती है। बिल्कुल सही बात है बेटे, क्योंकि हमें पता है इत्र के जो कण हैं वो अपने आप क्या होंगे, वाष्पित होंगे, और वाष्पित होने पर क्या करेंगे, वो हवा में मिलेंगे, और हवा के कणों में बेटे क्या होती है, गतिज ऊर्जा उनकी ज्यादा होती है, तो वो स्थान पर ठहरते नहीं है। तो एक कहाँ गतिज ऊर्जा ज्यादा होने के कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कहाँ जाते हैं, दूर दूर घूमते हैं। तो इसी कारण हमें क्या जाती है, इत्र की खुशबू आ जाती है। ठीक है बेटे, दूर तक। उसके बाद कहते हैं हम लोग आगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच
बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार लिखो। तो बेटे आप जानते हैं आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा होता है, ठोसों में, उससे कम किसमें होता है, द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है बेटे, गैस में। तो आकार के क्या कह रहा है वो, बढ़ते क्रम में कह रहा है, घटते क्रम में कह रहा है, उनके बीच आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करो। ठीक है बेटा, तो उसने कोई क्रम नहीं कहा है, मैंने लिख दिया है ऑक्सीजन में सबसे कम होता है, उससे ज्यादा किसमें होगा बेटे, जल में। जल क्या है मेरा, लिक्विड है, और उससे ज्यादा किसमें होगा बेटे, चीनी में। चीनी मेरा क्या है, ठोस है। ठीक है बेटे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटे निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। बिल्कुल बढ़िया भैया, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा जल, आप लोग जानते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनता है भैया, बर्फ बनता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनता है भैया, भाप बनता है। समझना ही नहीं, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं भैया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, द्रव है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटे क्या है, ठोस है। और बेटे इससे ज्यादा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा बेटे, मेरा भाप होगा। ठीक है, वाष्प नहीं, मैं भाप दे दूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा बेटे, भाप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुष्टि हेतु कारण दे, जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। बिल्कुल सिंपल सी बात भैया। द्रव का क्या होता है, आयतन तो क्या होता है निश्चित, आकार क्या होता है निश्चित, दो गुण हमें पता है, तो इसलिए क्या है, द्रव है। क्योंकि कमरे के ताप पर जल का आयतन क्या होता है, स्थिर, लेकिन आकार स्थिर नहीं होता। दो कारण मिल गए, यही तो काफी है प्रूफ करने के लिए। अलमारी के लिए कह रहा है ठोस है, ठोस है तो बिल्कुल भैया आयतन भी निश्चित होगा उसका, और आकार भी निश्चित होगा। बिल्कुल दोनों चीजें निश्चित है, तो इसका मतलब क्या है बेटे, ठोस है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता प्रभाव अधिक क्यों होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, जब जल को हम क्या करेंगे, बर्फ में जमाएंगे, तो जल क्या करेगा, गुप्त ऊष्मा निकालकर तब बर्फ बनती है। क्या होती है भैया, जल से गुप्त ऊष्मा निकलकर तब बर्फ बनती है। बर्फ अधिक ठंडी होती है, क्यों, क्योंकि जल से जब तक गुप्त ऊष्मा बाहर नहीं आएगी, मतलब बर्फ जब बनेगी तो क्या करेगी, गुप्त ऊष्मा छोड़ेगी, और छोड़ेगी तो सिंपल सा आंसर है, जल से गुप्त ऊष्मा निकलकर तब बर्फ बनती है, इसलिए बर्फ क्या होती है बेटे, अधिक ठंडी होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने देखा है कभी कभी उबलते जल में हद देने की अपेक्षा जल के ऊपर वाली जो भाप है वो बहुत ज्यादा जलन पैदा करती है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटे आपको पता है कि जो मेरा जल उबल रहा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, लेकिन जो भाप बनकर जा रही है उसमें गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण के अंदर क्या छिपी होती है, गुप्त ऊष्मा छिपी होती है, उसे मैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहता हूं। तो ध्यान रखना, उसकी जो काइनेटिक ऊर्जा होती है किसकी भैया, गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है, भाप की। किसकी अपेक्षा, उबलते जल के कणों की अपेक्षा भाप के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटे, ज्यादा होती है, इसीलिए उसको छूने पर ज्यादा जलन फील होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिखा है 373 केल्विन ताप पर वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर जल के कणों की ऊर्जा से क्या होती है बेटे, अधिक होती है। मतलब दोनों का बराबर ताप ही मानेंगे, क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या, ऊष्मा के रूप में उस ऊर्जा क्या होती है बेटे, अवशोषित होती है। किसमें, भाप में। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा बेटे जो आता है वो मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 जो है। तो बेटे इस क्वेश्चन नंबर 9 को आपको खुद करना है, मैंने पढ़ा रखा है, जितना मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको इसका आंसर आप खुद ढूंढेंगे। एक क्वेश्चन तो मैं आपको देता ही हूँ। ठीक है बेटे, क्वेश्चन सबकी बुक में भी होगा, वहां से भी देख लेंगे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर सोचकर खुद देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आंसर भी आप लोग इसका जानते हैं। बस कुछ नहीं बताना है, स्टेट चेंज बतानी है। अगर कहीं दिक्कत आए तो हेल्प ले लेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है यहाँ से, उसके बाद आप लोग पढ़ के देख सकते हैं क्या हमारे चैप्टर की समरी है। ठीक है बेटे, अब मैंने चैप्टर नंबर 1 को क्लोज किया है, अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए भाई धन्यवाद।